अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या क़विय्यु या ज़िल अर्शिल मजीद। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। हाज़िरीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़्ल करम से आज हम अपना लेक्चर नंबर 24 शुरू करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर से यानी लेक्चर नंबर 23 से हमने अल जुमलतुल फ़िअलिया यानी जुमला फ़ेलिया शुरू किया है। आज इस जुमला फ़ेलिया का पार्ट नंबर 2 हम पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि फ़ेल माजी किसको कहते हैं और फ़ेल माजी का गर्दान क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने जाना कि फेल ऐसे कलमे को कहते हैं जिसमें काम का करना पाया जाए या काम का होना पाया जाए किसी ज़माने के साथ। और हमने ये जाना कि ज़माने असल में 3 किस्म के होते हैं। एक वो ज़माना जो गुज़रा हुआ हो जिसको हम फेल माजी कहते हैं, एक वो ज़माना जो अभी चल रहा है जिसको आम ज़बान में हम हाल कहते हैं, और तीसरा ज़माना जो आने वाला है जिसको हम फ्यूचर कहते हैं या मुस्तकबिल कहते हैं। अरबी ज़बान में आपको याद रखना चाहिए जो ज़माने की किस्में हैं वो सिर्फ 2 है। एक फ़ेल माजी यानी गुज़रा हुआ ज़माना, और दूसरा फ़ेल मुज़ारिअ जिसको हम कहते हैं अभी का ज़माना जो अभी चल रहा है और आने वाला ज़माना। यानी अरबी ज़बान में ज़माने के लिहाज से सिर्फ 2 ही किस्में हैं, एक गुज़रा हुआ ज़माना और जो अभी चल रहा है ज़माना और आगे आने वाला ज़माना। इसको अरबी ज़बान में एक ही नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं फ़ेल मुज़ारिअ। तो जिस तरह अंग्रेज़ी में या उर्दू ज़बान में हमारे पास पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर 3 ज़माने होते हैं, उर्दू में हमारे पास माजी, हाल और मुस्तकबिल होता है। अरबी में हमारे पास सिर्फ फ़ेल माजी और फ़ेल मुज़ारिअ होता है। फ़ेल माजी ऐसा ज़माना जिसमें गुज़रा हुआ ज़माना पाया जाता है, यानी ऐसा कोई काम जो गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाए उसको हम फ़ेल माजी कहते हैं। जबकि फ़ेल मुज़ारिअ वो ज़माना है, यानी वो काम उस ज़माने में जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों ज़माने पाए जाते हैं। यानी जो भी काम अभी किया जाए या मुस्तकबिल में किया जाए, इन दोनों ज़बानों को, इस दोनों ज़मानों को क्लब अप करके अरबी ज़बान में फ़ेल मुज़ारिअ कहा जाता है। और जैसा कि हमने जाना कि पिछले लेक्चर में कि फ़ेल की जो बुनियादी, उसकी जो बुनियादी मादा होता है वो अमूमन यानी 99.9% वो 3 हरफी होता है, जिसको हमने नाम दिया था फ़ा कलिमा, आइन कलिमा और लाम कलिमा, क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड वर्ब बनाया है फ़अला, फ़ा आइन लाम। और जब भी आप कोई भी फेल देखेंगे 99.9% यही चांसेस है कि उसका जो रूट वर्ड होगा, उसका जो मादा होगा, उसका जो रॉ मटेरियल होगा, उसमें सिर्फ 3 हरूफ होंगे। और पहले हरफ को हम नाम देते हैं फ़ा कलिमा, दूसरे हरफ को हम नाम देते हैं आइन कलिमा, जबकि तीसरे कलिमे को हम नाम देते हैं अल्लाम कलिमा। यह हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो इन चीज़ों का हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यह है जिसको मैंने अभी नाम आपके सामने बताया, फेल। फेल में फ़ा कलिमा, आइन कलिमा और लाम कलिमा, क्योंकि फेल का जो भी हम फेल माजी पढ़ते हैं 99.9% जो इसका मादा है वो असल में 3 हरफी होता है, 6 हरफी होता है। जिस तरह यहाँ पर फ़ा आइन लाम, और फ़ा पोजीशन पे जो होगा उसको हम कहेंगे फ़ा कलिमा, आइन पोजीशन पे जो होगा उसको हम कहेंगे आइन कलिमा,
लाम पोजीशन पे जो होगा उसको हम कहेंगे लाम कलिमा। इस चीज को यानी तीन हरफी मादी यानी तीन हरफी जो मादा होता है, इसको हम एक और नाम भी देते हैं जिसको हम कहते हैं सुलासी मुजर्रिद। अब धीरे धीरे करके आप अपनी वोकैबुलरी को भी बढ़ाएंगे। सुलासी मुजर्रिद किसको कहते हैं? सुलासी मुजर्रिद ऐसे फेल है जिसमें मादे के तीन हरूफ होते हैं। यानी फेल जो हमारे पास होता है उसमें जो मादा है वो अमूमन यानी वो तीन हरफी जब होगा उस वक्त उसको हम कहते हैं सुलासी मुजर्रिद। और सुलासी मुजर्रिद में जब हम फेल माजी पढ़ते हैं उसके सिर्फ तीन अवजान है, यानी तीन वजन होते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा, या तो फा ला यानी फा जबर फा आइन जबर आ लाम जबर ला होगा, या तो फा ला फा जबर फा आइन जेर और लाम जबर ला, या फिर फाउला होगा फा जबर फा आइन पेश और लाम जबर ला। यानी ये तीन वजनों पे आप देखेंगे कि हमारे पास माजी के तमाम सेगे होते। तो फर्क क्या है? फर्क सिर्फ आइन कलमे पे है, फा कलमा और लाम कलमा इस पे कोई चेंज नहीं होता। आप देखिए पहली कंडीशन में भी फा और लाम कलमे दोनों पे जबर है, दूसरी कंडीशन पे फा और लाम दोनों कलमों पर जबर है, और तीसरे कलमे में भी फा और लाम जो है कलमा उन पे जबर है। चेंज जहां आती है वो सिर्फ आइन कलमा है। पहले कंडीशन में आइन पे जबर, दूसरे कंडीशन पे आइन कलमे के नीचे जेर, और तीसरे कंडीशन पर आइन कलमे पे आप देख रहे हैं पेश। तो सुलासी मुजर्रिद में हमारे पास तीन मादे होते हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा और अभी भी आप देख रहे हैं। और उसमें भी आप देख लीजिएगा, मतलब याद रखिएगा कि इन तीन अवजान में सबसे ज्यादा जो वजन यूज होता है फेल माजी में वो फ़अला का वजन है, पहली वाली कंडीशन। यानी अमूमन आप हरूफ देखेंगे, अमूमन आप फेल माजी देखेंगे, गुजरा हुआ जमाना जो भी फेल होगा अक्सर और बेशतर वो फ़अला के वजन पर होगा, उसके बाद फ़अला के वजन पे होगा, और फ़अला के वजन पे बहुत ही कम हमारे पास फेल माजी के कलिमात होते हैं। यानी फेल माजी बहुत ही कम फ़अला के वजन पर है, सबसे ज्यादा वजन अक्सर और बेशतर आप देखेंगे फ़अला, उसके बाद फ़अला, उसके बाद फ़अला, मगर तीनों अवजान हो सकते हैं। पिछले बार एक क्वेश्चन पूछा गया जलाल साहब की तरफ से कि क्या अलग अलग अवजान पे रहने के बाद फेल में कोई तब्दीली आती है? माने में कोई तब्दीली? माने में कोई तब्दीली नहीं आती, बल्कि इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है। अब सवाल पैदा हो सकता है कि इसका क्या मतलब है। देखिए जैसे हम उर्दू में हवा पढ़ते हैं, हम हिवा क्यों नहीं पढ़ते? हम ये कह सकते हैं कि उर्दू जानने वालों ने उसका नाम हवा ही रखा है, हा पे जबर रखा, वाव पे जबर रखा, वाव के साथ अलिफ रखा। कोई ये भी तो कह सकता है कि हवा को हम हिवा पढ़ेंगे, पानी को पियानी कहेंगे मिसाल के तौर पर। हम ये जबान में अपनी तब्दीली नहीं कर सकते, क्योंकि जो अहले जुबान होते हैं उन्होंने पहले जिस फेल को जैसे पढ़ा होगा उसका वैसे ही वजन होगा, ठीक है। अलबत्ता मानी में कोई तब्दीली नहीं होता, समझ रहे हैं? जैसे हम पढ़ेंगे कालामा मिसाल के तौर पर, खैर कालामा तो हमारे पास फेल नहीं है, हम पढ़ेंगे दराबा, दराबा उसने मारा, तो दराबा को दिरिबा नहीं पढ़ सकते, ठीक है। या कोई दूसरा हम उसको तब्दीली नहीं ला सकते जो कि उसका अपना वजन है, वो दाद पे जबर, रा पे जबर और बा पे जबर, यानी फ़अला के वजन पे दराबा भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये हमें समझना चाहिए कि वजन क्या होता है। अक्सर और बेशतर हमारे पास इन्हीं चीजों में कंफ्यूजन होता है फेल पढ़ते वक्त, तो इसीलिए मैंने इस पे जरा आपके सामने टाइम दे दिया। अब आप देखिए कि फेल माजी का जो गर्दान है तीनों अवजान पे गर्दान होता है, फ़अला, फ़अला, फ़अला। हम एक एग्जाम्पल लेंगे, बाकी आप मैं आपको वर्ड्स दूंगा, उस वर्ड्स पे आप कोशिश कीजिएगा जितने भी हो सके गर्दान बनाए। सबसे पहले जो हमारे पास फ़अला है, मैंने आपको बताया जितने भी हमारे पास फेल माजी, सबसे पहले माजी उठा रहे हैं, तो फेल माजी में हमारे पास 14 अवजान होते हैं। उसमें से जो छह हमारे पास सेगे हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं,
ये 6 सेगे यहाँ पर फ़अला से लेके फ़अल्ला तक, ये 6 सेगे हमारे गायब के सेगे हैं। उसमें पहले 3 सेगे जिन्स के लिहाज से मुज़क्कर और बाद के 3 सेगे जिन्स के लिहाज से मुअन्नस। उसके बाद 7वें सेगे से लेकर 12वें सेगे तक जो ये 6 सेगे हैं, ये हमारे पास सेकंड पर्सन यानी हाजिर के सेगे हैं। उसमें भी पहले 3 सेगे मुज़क्कर, उसके बाद 3 सेगे मुअन्नस, और लास्ट के हमारे पास जो 2 सेगे हैं यानी 13वां सेगा और 14वां सेगा, उसको हम कहते हैं मुतकल्लिम या फर्स्ट पर्सन। थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। थर्ड पर्सन के हमारे पास 6 सेगे, उसमें 3 सेगे मुज़क्कर, 3 सेगे मुअन्नस। सेकंड पर्सन के पास हमारे पास 6 सेगे, 3 मुज़क्कर, 3 मुअन्नस, और मुतकल्लिम के हमारे पास सिर्फ यानी फर्स्ट पर्सन के हमारे पास सिर्फ 2 सेगे हैं, वाहिद और तस्निया जमा यानी 2 और 2 से ज्यादा जो है उनका एक ही वजन माना जाता है। अब सबसे पहले हमारे पास जब हम फेल माजी का गर्दान करते हैं और वजन रखते हैं, फा पे जबर, आइन पे जबर, लाम पे जबर यानी फ़अला, तो सबसे पहला जो सेगा बनेगा वो है फ़अला। याद रखिएगा ये जो फ़अला है, फ़अला उसने काम किया, फ़अला मतलब उसने काम किया। ये लफ्ज जो है फ़अला 3 हरफी लफ्ज सुलासी मुजर्रिद का, याद रखिएगा ये पूरे का पूरा एक जुमला फेलिया है, ये पूरा जुमला फेलिया है। और इस फ़अला में एक ज़मीर हुआ ऑलरेडी मौजूद है। जब हम कहते हैं उसने काम किया, मतलब उस एक मर्द ने काम किया। गायब मुज़क्कर हम कह सकते हैं, वाहिद मुज़क्कर गायब, ऐसे पढ़ लीजिए आप। वाहिद मुज़क्कर गायब का जो सेगा है वो फ़अला है। तर्जुमा उसने काम किया, ये जो उस आ गया ये हुआ की ज़मीर से आ गया, और ये हुआ की ज़मीर ऑलरेडी फ़अला में मौजूद है, याद रखिएगा। इसके बाद तस्निया, क्योंकि आपको पता है अरबी ज़बान में 1, 2 और 2 से ज़्यादा इस तरह माना जाता है। अरबी ज़बान दूसरे ज़बानों की तरह मुख्तलिफ है, जैसे दूसरे ज़बानों में वाहिद और जमा, सिंगुलर प्लूरल, अरबी में ऐसा नहीं है। अरबी में वाहिद, तस्निया और जमा। तो तस्निया मुज़क्कर गायब का जो सेगा बनेगा वो है फ़अला, याद रखिएगा फ़अला। इसमें हमने अलिफ को जोड़ा, फ़अला को फ़अला बनाया, अलिफ को हमने जोड़ दिया, और फ़अला में हुमा की ज़मीर मौजूद है। हुमा की ज़मीर जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। उन दोनों ने काम किया, या उन 2 मर्दों ने काम किया, उन 2 मुज़क्कर ने काम किया। उन यानी मैंने गायब का सेगा इस्तेमाल किया, 2 का इस्तेमाल किया, और वजन के हिसाब से फ़अला है, हुमा की ज़मीर इसमें है, तो इसमें जिन्स मुज़क्कर, अदद तस्निया, और वजन इसका फ़अला है, और इसमें जो ज़मीर मौजूद है वो हुमा है। और ये हुमा की ज़मीर जो है असल में फ़अला के ऊपर जब हमने अलिफ लगा दिया, ये अलिफ असल में इसमें ज़मीर की तस्निया का जो अलिफ है ये असल में तस्निया फ़ाल के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, इन्हें हुमा। तो सेगे का नाम क्या बनेगा? पहला सेगा वाहिद मुज़क्कर गायब, दूसरा सेगा तस्निया मुज़क्कर गायब, तीसरा सेगा जमा मुज़क्कर गायब का फ़अलू। और फ़अलू में हुम का वजन या हुम की ज़मीर ऑलरेडी मौजूद है, यानी फ़अलू में हुम की ज़मीर मौजूद है। जिस तरह पेश के मुताबिक, जैसे आपने यहाँ पर लाम के ऊपर पेश लगाया, असल में था फ़अला, हमने बनाया फ़अ, और ये लाम के जो पेश बना दी हमने, उस लाम के पेश के वजह से वाव साकिन उसके साथ आ गया, जिसकी वजह से हमें पता चला कि ये वावी जमा है। याद रखिएगा जब भी हम लास्ट में वाव इस्तेमाल करते हैं किसी सेगे में और अलिफ साथ रखते हैं, इससे पता चलता है कि ये जमा का सेगा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वहां पे भी आप देखेंगे आमनू है, असल में आमना, हमजा मीम और नून है, ठीक है। मगर हमने जब उसको जमा बनाया तो आमना से वो आमनू बन गया। थोड़ा सा इंशाल्लाह उसको अगले बार हम पढ़ेंगे, मगर अभी आप याद रखिएगा कि वाव साकिन के बाद जो अलिफ होता है साथ में, जब भी आप फेल के साथ ये देखेंगे, याद रखना चाहिए हुम का ज़मीर इसके साथ होता है, और यहाँ पर ये जमा का हमें माने देता है। तर्जुमा,
उन सब ने किया या उन सब मर्दों ने किया, जमा मुज़क्कर गायब का सीगा। तो ये तो थे पहले हमारे 3 सेगे मुज़क्कर गायब के, वाहिद तस्निया जमा। उसके बाद हम देखेंगे मुअन्नस का वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा बनता है फ़अलत। फ़अलत, ये जो ता साकिन हमने लास्ट में जोड़ दिया, ये असल में हिया ज़मीर, यानी जो हिया ज़मीर इसके अंदर वजन के अंदर इस फेल माजी के इस सेगे के अंदर मौजूद है, वो असल में हिया है। ये कैसे पता चलेगा? हमने आखिर में ता साकिन देखा, गोल ता के बजाय ये लंबी ता है। लंबी ता को जब आप साकिन से साथ देखेंगे फेल के साथ, आपको याद रखना चाहिए इसमें हिया की ज़मीर मौजूद है। तर्जुमा उस एक मुअन्नस ने किया या उस एक औरत ने किया। ये जो आखिर में ता साकिन आप देख रहे हैं, याद रखना चाहिए इसमें हिया की ज़मीर मौजूद है और ये सेगा बनेगा वाहिद मुअन्नस गायब। अब आप देखेंगे तस्निया, तस्निया मुअन्नस गायब में फिर आप देखेंगे ता साथ में है मगर ता के साथ अलिफ भी है, तो हुमा, यहाँ पे भी हुमा बन जाएगा और ये जो सेगा बनेगा ये तस्निया मुअन्नस गायब का सेगा। अगर हम जमा मुअन्नस गायब को देखेंगे तो फ़अलना, देखिए जमा मुज़क्कर गायब फ़अलू, वाव साकिन अलिफ के साथ, जबकि जमा मुअन्नस गायब बन जाता है फ़अलना। जब आखिर में नून ज़बर ना आप देखेंगे, याद रखना चाहिए इसमें जो ज़मीर शामिल है वो हुन्ना है, हुन और ना दोनों साथ में यहाँ पर है, तो याद रखना चाहिए ये जमा मुअन्नस गायब का सेगा है। इस तरह हमारे पास फेल माजी की जब हम गर्दान पढ़ते हैं, उसमें पहले जो 6 सेगे हैं, जिसमें 3 सेगे मुज़क्कर और 3 सेगे मुअन्नस के हैं, ये हमारे पास गायब के सेगे बनकर फेल माजी का गर्दान का आधा हिस्सा पूरा हो जाता है, 3rd पर्सन। अब हम 2nd पर्सन की बात करते हैं, जिसकी हम बात करेंगे। सपोज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो आप 2nd पर्सन है, हाजिर का सेगा। हाजिर के सेगे में वाहिद मुज़क्कर हाजिर को जब हम लेंगे तो फ़अलता, याद रखिएगा ऊपर सिर्फ ता साकिन है, यहाँ ता के ऊपर ज़बर है। याद रखना चाहिए जब भी हमारे पास जो हमारे पास मादे के 3 हुरूफ है, फा, आइन और लाम, उसके बाद आप ता ज़बर ता देखेंगे, याद रखना चाहिए इस पे अंता की ज़मीर मौजूद होती है। इसका मतलब तुमने काम किया, तू एक मर्द ने काम किया, तू एक मुज़क्कर ने काम किया। अंता कहते हैं ना तू को, जैसे मैंने आपको बताया था अंता। तो ये अंता की ज़मीर फ़अलता में जो लास्ट में ता है, उसके साथ आपको अंदाजा होना चाहिए कि इसमें अंता की ज़मीर मौजूद है। तो सिर्फ फ़अलता जो है, फ़अलता ये एक पूरा जुमला फेलिया है, यानी तुम एक मर्द ने काम किया, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा। और जब हम तस्निया मुज़क्कर हाजिर को लेंगे फ़अलतुमा, इसमें अंतुमा की ज़मीर मौजूद है। अंतुमा का तुमा आप देख लीजिए लास्ट में, तो यहाँ पे भी तुमा आप देखेंगे फ़ा आइन लाम। देखिए आप देखिए हमने क्या किया, हमने जो हमारे पास मादे के 3 हुरूफ थे ना फेल में, हमने आपको बताया कि सुलासी मुजर्रद में 3 हरफी फेल होता है। उसके बाद हम कुछ जोड़ रहे हैं, जो हम जोड़ रहे हैं असल में वो ज़मीर है जो इसके अंदर मौजूद होती है, जिसकी वजह से हम अपने जुमले में हाजिर या गायब का पहलू ले आते। जैसे यहाँ पर हमने कहा तर्जुमा, तुम 2 औरतों ने काम किया। ये तुम 2 कैसे आ गया? ये असल में यहाँ पर अंतुमा की वजह से, जो तुमा इसके साथ जुड़ा, फा आई लाम यहाँ पर वही मौजूद है जो पहले था, सिर्फ लाम के आखिर में हमने जज्म लाया और अंतुमा का तुमा इसके साथ जोड़ दिया। इसी तरह जमा मुज़क्कर हाजिर का सेगा फ़अलतुम, क्योंकि इसके अंदर अंतुम की ज़मीर मौजूद है, तुम सब मर्दों ने काम किया, तो ये बन जाता है जमा मुज़क्कर हाजिर। इसी तरह अगर हम देखेंगे वाहिद मुअन्नस हाजिर का सेगा, वो बन जाता है फ़अलती। यहाँ पर फ़अलता था, यहाँ पर फ़अलती, क्योंकि इसमें अंती की ज़मीर मौजूद है। अंती मतलब तुम एक औरत ने काम किया, आप एक औरत ने, आप एक मुअन्नस ने काम किया। इसी तरह तस्निया मुअन्नस हाजिर का सेगा हमारे पास फ़अलतुमा,
کیونکہ انتما یہ دونوں سیغے کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے تثنیہ مذکر حاضر ہو چاہے تثنیہ مؤنث حاضر ہو۔ اسی طرح جمع مؤنث حاضر کے لیے فعلتن، دیکھیں فاعل نام وہی ہے مگر انتن کی ضمیر چونکہ اس کے اندر موجود ہے، اسی طرح آخر میں ہم نے تنہ ڈال دیا تو اصل میں یہ تنہ اس انتن کی ضمیر میں آ گیا، تو ترجمہ ہوا تم سب عورتوں نے کام کیا۔ آخر میں متکلم یعنی میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں، واحد فرسٹ پرسن جو بات کرتا ہے، واحد اس میں یعنی واحد چاہے مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے۔ متکلم فعلت، اور فعلت میں جو ضمیر ہے وہ انا ہے، انا مینز میں، اصل میں یہ انا جو ہے یہ یہاں پر تو کے ساتھ اس فا عین لام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ترجمہ ہو گیا میں نے کام کیا، ایک پرسن چاہے مذکر چاہے مؤنث میں نے کام کیا۔ اور لاسٹ میں تثنیہ جمع دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ ہوتا ہے، مذکر مؤنث، متکلم مینز فرسٹ پرسن، تو اس کا ترجمہ ہوگا فعلنا، اصل میں نحن اس کے اندر ضمیر موجود ہے، مطلب ہم سب نے کام کیا، چاہے دو سے زیادہ مذکر یا مؤنث۔ اب اس گردان کو دکھانے کا مجھے کیا مطلب ہے؟ مجھے یہ مطلب ہے آپ کو دکھانے کا کہ اصل میں جو اس میں جو گرامر جو اصل میں اس میں مادہ یوز ہوا ہے، آپ دیکھیں مادہ جو استعمال ہوا ہے ہر ایک صیغے میں وہی 3 حرفی مادہ استعمال ہوا ہے، فا عین لام، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، مگر اس کے بعد کچھ جڑا ہے جو اصل میں جڑا ہے ضمیر کی کوئی نہ کوئی شکل، جس کی وجہ سے اس کے ترجمہ میں تبدیلی آ جاتی ہے، جیسے فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن یا تھرڈ پرسن میں تبدیل ہوتا ہے، اسی طرح مذکر مؤنث، اسی طرح واحد تثنیہ جمع، اس میں تبدیلی کیسے آتی ہے؟ یہ ضمائر کے ساتھ آتی ہے کہ وہ ضمائر آخر میں جو مین مادی ہمارے پاس ثلاثی مجرد ہے، یعنی 3 حرفی ہمارے پاس جو کلمہ ہے ان کو ہم اس کے ساتھ لاسٹ میں جوڑ دیتے ہیں، وہ اصل میں ضمائر کی کچھ نہ کچھ حرکتیں ہوتی ہیں جس کو میں نے یہاں پر ہائی لائٹ کیا ہے، اور اس طرح آپ کو پتہ چلے گا کہ مادے کے اصل میں صرف 3 حروف ہیں، باقی جو اس میں جڑا ہوا ہے وہ اصل میں ضمیر کا کوئی نہ کوئی ایسی کنڈیشن یا ایسی کوئی مطلب نشانی جڑی ہوئی ہے جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس فعل میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ اب یہ تو ایک میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ بہت سارے اور بھی اس میں مشق کریں، آپ 1-2 اپنے آپ سے لکھ لیں، اگر آپ کاپی قلم آپ کے ساتھ میں ہے یا بعد میں آپ ویڈیو دیکھیں گے۔ آپ ضربہ کا ترجمہ ہے اس نے مارا، یعنی اس ایک مرد نے مارا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا وزن جو فعل ماضی کا پہلا جو یہ ہمارے پاس کوئی وزن کے ساتھ کوئی صیغہ ہوتا ہے وہ اصل میں فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے، تو آپ ضربہ پہ ایک ایسا ہی پورا 14 صیغوں کا ایک گردان بنائیے، اس کو گردان ہم کہتے ہیں، 14 صیغوں کا گردان آپ ضربہ پہ بنائیے، آپ جلسہ پہ بنائیے، جلسہ وہ ایک مرد بیٹھا، ٹھیک ہے، آپ سمع سین میم عین، سمع اور میم کے نیچے زیر، یہ دوسرا وزن ہے، فعیلہ کا وزن، سمع اس نے سنا، یعنی اس ایک مرد نے سنا، اس پہ آپ گردان بنائیے۔ اسی طرح آپ کاروما، کیا زبر کا، را پیش رو، میم زبر ما، یعنی اس پہ جو عین کلمہ ہے اس پہ پیش ہے، فعولہ کا وزن ہے اس کا، ٹھیک ہے، کاروما کا ایک آپ گردان بنائیے۔ اس طرح 4-5 گردان بنانے کے بعد آپ کو پریکٹس ہو جائے گی، اور بعد میں اس کو پڑھنا بھی زور سے ہے، ابھی تو آپ کو شاید اگر آپ ابتدا ابھی جملے کا کر رہے ہیں تو مشکل ہوگی، بعد میں آپ کو اس طرح پڑھنا پڑے گا، فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن فعلت فعلنا۔ یہ 14 صیغے آپ کو ایک ہی سانس میں، بلکہ کبھی کبھی 2 بار بھی ایک ہی سانس میں پڑھنے پڑیں گے، جب آپ اس کو بار بار لکھیں گے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں کیسے فعل ماضی کے گردان بنانے ہیں، اور یہ بار بار آپ کو کرنا پڑے گا، یہ پریکٹس سے ہوتا ہے، آپ صرف ایک ویڈیو دیکھیں گے اور پھر آپ بھول جائیں گے، تو میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو بار بار آپ پریکٹس کیجئے۔ 2-4 میں نے آپ کو بتائے۔ کروما کا مطلب بہن نے بتایا، کروما کا مطلب اکرام والا، وہ ایک مرد اکرام والا ہو گیا، یعنی اس ایک مرد پر کرم ہوا،
उस एक मर्द पर फजल हुआ, करम होना, किसी के ऊपर फजल होना, किसी के ऊपर जिसे हम कहते हैं ना करम होना, करम मीन्स बरकत, इज्जत वगैरह वगैरह। मैंने करम आपको इसलिए बताया क्योंकि वो तीसरा वजन है का रूमा, उसमें आइन कलमे के ऊपर पेश है। तो मैं आपको बता रहा था बार बार इसको प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फेल समझना टफ हो जाएगा। वैसे भी हम आज फेल माजी पढ़ रहे हैं, भी बहुत आसान है, आगे आगे जाके थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। मगर मेरी गुजारिश आपसे यही कि बार बार इसको फेल माजी को मुख्तलिफ आपके सामने अल्फाज आएंगे, मैं भी आपको बताऊंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा इंशाल्लाह, खुद भी आप देख लें इस फेल माजी के गर्दान, पहले आप देख लें क्या क्या होता है, इसीलिए मैंने आपके सामने ये दिया, बाद में इसको आप करें इंशाल्लाह ये मजीद मजबूत हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जुमला फेलिया, अभी तक जुमला इसमें हमने पढ़ा था, तो जुमला फेलिया हम पढ़ रहे हैं। और जुमला फेलिया के बारे में हमने पढ़ा कि कोई भी जुमला जो फेल से शुरू होता है उसको हम जुमला फेलिया कहते हैं। और जैसे हमने देखा कि जुमला इस्मिया में, जुमला इस्मिया उसको कहते हैं जो इसम से शुरू हो। इसी तरह जुमला फेलिया किसको कहते हैं? जो फेल से शुरू हो, काम से शुरू। बहुत आसान है याद रखना। जिस तरह हमने जुमला इस्मिया के हिस्से देखे, जैसे मुब्तदा, फिर खबर, फिर मुतालिक खबर, इसी तरह जुमला फेलिया के भी कुछ हिस्से होते हैं। सबसे पहले फेल, जिसको हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, जुमला फेलिया की आम तरतीब में सबसे पहले फेल आता है। याद रखिएगा, जब भी आप जुमला फेलिया देखें तो सबसे पहले फेल होगा, तभी तो वो जुमला फेलिया होगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन ही दे दी, जुमला फेलिया उसको कहते हैं, उस जुमले को कहते हैं जो फेल से शुरू। तो जुमला फेलिया अरबी में वर्ब से शुरू होता है, फेल से शुरू होता है। उसके बाद दूसरा हिस्सा जुमला फेलिया का है फाइल। फाइल अरबी में और उर्दू में भी फाइल कहते हैं, इंग्लिश में सब्जेक्ट। फाइल कहते हैं जो फेल अंजाम देने वाला हो, जो फेल करने वाला हो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं उसने मारा, किसने मारा? उसने, यानी उस एक मर्द ने मारा। तो यहां पर हमने बताया दराबा, उस एक मर्द ने मारा, तो एक मर्द की बात हो रही है जिसने मारा। तो जिस मर्द की बात हो रही है, जिस औरत की बात हो रही है, जिस चीज की बात हो रही है, उसको हम कहते हैं फाइल, यानी इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। इन्हें फेल करने वाला, काम करने वाले को हम कहते हैं फाइल। इसको हम इसमें फाइल भी कहते हैं, इन्हें फेल करने वाला कोई इसम ही होता है ना, तो इसको हम फाइल भी कहते हैं या इसमें फाइल भी कहते हैं। अगर फाइल इसमें जमीर की शक्ल में हो तो वो फैल के अंदर ही पाया जाता है। अब देखिए, जो फाइल है ना, ये दो तरह से, या तो कभी कभी नुमाया होगा आपके सामने, आप देखेंगे कि अलग से उसके लिए जुमला, अलग से उसका नाम लिखा होगा, या फिर आप देखेंगे जैसा कि हमने अभी गर्दान पढ़ा, उसमें जो फाइल है वो फेल के अंदर ही है। जैसे मैंने पढ़ा दराबा, दराबा का तर्जुमा है उसने मारा, ठीक है? तो इस दराबा में फेल के साथ फाइल उसके अंदर मौजूद है। समझ रहे हैं बात? कभी कभी क्या होता है, हम कहते हैं रफ़अल्लाहु, अल्लाह ने बुलंद किया। अब यहां पर बुलंद किसने किया? अल्लाह ने। यहां पर फाइल जो है, इन्हें काम करने वाला जो है, वो फेल से बाहर है, ठीक है? तो हम ये बता सकते हैं कि कभी कभी फेल के अंदर ही पाया जाता है फाइल, जमीर की शक्ल में, जैसे कि हमने 14 से के देखे। कभी कभी हम देखते हैं कि फाइल जो है ये फेल से बाहर होता है। मिसाल आपके सामने में दी, रफ़अल्लाहु, अल्लाह ने बुलंद किया, ठीक है? और अगर फाइल आम इस्म की शक्ल में हो तो उस वक्त हम देखेंगे, जैसा मैंने आपके सामने अर्ज किया, कि इस्म जाहिर होगा तो वो फेल के बाद हालत रफ़ा में आता है। याद रखना चाहिए, जो फाइल है वो हालत रफ़ा में आता है जब आप देखेंगे कि वो जाहिर है, वो ज़मीर के अंदर, इस्म के अंदर छुपा हुआ नहीं। ये तो थे दो पार्ट्स जुमला इस्मिया के। तीसरा पार्ट है जुमला इस्मिया का, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। ये ऐसा इस्म है जिस पे फेल वाका हो, जिस पे काम वाका हो, ठीक है? उसको हम कहते हैं मफऊल। और मफऊल जो है ये फाइल के बाद हालत नस्ब में आता है। अब याद रखिएगा, फेल तो हमें पता चला कोई भी काम, फाइल भी पता चला जो काम करने वाला हो। मफऊल कहते हैं उसको जिस पे काम हुआ है। जैसे मिसाल के मैं कहूंगा दराबा,
اس نے مارا. تو کس نے مارا؟ کسی بندے نے تو مارا, اور کسی کو تو مارا ہوگا نا. جب ہم کہتے ہیں کسی کو مارنا, تو مارنے میں دونوں چیزیں آتی ہیں, کوئی مارتا ہے, کسی کو مارتا ہے. جو مارتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فاعل, جس کو مارتا ہے اس کو کہتے ہیں مفعول. اور فاعل اور مفعول دونوں اصل میں اسم ہوتے ہیں. فرق کیا ہے؟ کیسے آپ جانیں گے فاعل ہے یا مفعول؟ فاعل جو ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے, جبکہ مفعول جو ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. بہت ہی امپورٹنٹ بات جس کو آپ کو یاد رکھنا ہے. اب یہاں پر ایک نوٹ یاد رکھ لیجئے, فعل جس اسم پر واقع ہو اس کو مفعول کہتے ہیں, جس وقت پر واقع ہو وہ بھی مفعول ہوتا ہے, جس جگہ پر واقع ہے وہ بھی مفعول ہوتا ہے. اور ایک اور چیز یاد رکھیے گا, جس حالت میں واقع ہوتا ہے وہ بھی مفعول ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. اور جس وجہ سے واقع ہو وہ بھی مفعول ہوگا, یاد رکھیے گا. انہیں فعل میں نے 4 کنڈیشن آپ کو بتائے. جس وقت پر واقع ہو وہ بھی مفعول, یعنی مفعول ضروری نہیں کہ کوئی دوسرا انسان ہو, یہ وقت بھی ہو سکتا ہے, یہ جگہ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, یہ واقع بھی ہو سکتا ہے, اور یہ حالت بھی ہو سکتی ہے. تو مفعول کی بہت ساری قسمیں ہیں جس کو ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. اور یاد رکھنا چاہیے, ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ مفعول ہے؟ یہ پتہ چلے گا کہ اگر وہ حالت نصب میں ہے, کیونکہ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں اور مفعول ہمیشہ حالت نصب میں. یہی چیز آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ جو اعراب کا جو مسئلہ ہے عربی میں, یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کو سمجھنا پڑے گا, اور یہ آپ کو برابر آخر تک ملے گا اعراب کا مسئلہ. اسی لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے حالت نصب, حالت رفع اور حالت جر کیا ہوتا ہے. یاد رکھنا چاہیے. پھر سے میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں فاعل کی, فاعل کو آپ دیکھیں گے حالت رفع میں, جبکہ مفعول حالت نصب میں. بس یہی چیز آپ کو انڈیکیٹ کرے گا کہ یہ فاعل ہے یا یہ مفعول ہے. اوکے. اسی طرح یعنی ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ فاعل کے علاوہ جو بھی اسم جملہ فعلیہ میں پایا جائے وہ حالت نصب میں ہے. تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت وہ فاعل ہوگا, کیونکہ فاعل جو بھی ہوگا وہ حالت نصب میں ہوگا, جبکہ جو مفعول ہوگا وہ حالت نصب میں ہوگا, جبکہ فاعل جو ہوگا وہ حالت رفع میں ہوگا. یعنی فاعل کے علاوہ جو بھی آپ اسم دیکھیں گے جملہ فعلیہ میں وہ حالت نصب میں ہوگا. یاد رکھنا چاہیے وہ مفعول ہے, اور جب تک اس پر حرف جارہ داخل نہ ہو. اگر آپ نے حرف جارہ دیکھا, کوئی فاعل آپ نے دیکھا یا کوئی آپ نے اسم دیکھا جس پہ حرف جارہ ہو, یاد رکھنا چاہیے اس وقت وہ مفعول نہیں ہوگا. کیا ہوگا اس کو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے دوں گا قرآن مجید سے, تاکہ آپ کو تھوڑا سا یہ فعل ماضی کلیئر ہو. حالانکہ اس میں اور بھی چیزیں ہیں جس کو ہمیں پڑھنا ہے انشاءاللہ, دھیرے دھیرے کر کے ہم چل رہے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے ایک مثال ہمارے سامنے ہے. ایک ہمارے پاس مادہ ہے خا لام قاف. میں نے آپ کو بتایا مادہ ثلاثی مجرد کے اصل میں 3 حرف ہوتے ہیں, خا لام قاف. اس خا لام قاف کو ڈال دیجئے آپ فعل کے وزن پر, تو یہ کیا بنے گا؟ خلقا. فعل کے وزن پہ جب آپ نے خا لام قاف کو ڈالا, خلقا. یعنی خا ہمارے پاس فا کلمہ ہے, لام ہمارے پاس عین کلمہ ہے, قاف ہمارے پاس لام کلمہ ہے. ترجمہ اس نے پیدا کیا, ٹھیک ہے. اب اس میں سے آپ ترجمہ, اب آپ یہ جو آپ نے پڑھا خلقا, ہم پڑھیں گے خلق الانسان من علق, سورۃ العلق آیت نمبر 2. خلق الانسان. اب بتائیے مجھے, اگر جلال صاحب ہے اپنی مائک کھولیں ذرا, مجھے بتائیے خلقہ میں, خلق الانسان میں آپ بتائیے خلقہ کیا ہے اور الانسان کیا ہے؟ یہ جملہ فعلیہ ہے, جملہ اسمیہ ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے جلال صاحب؟ یہاں پر میرے آپ کے سامنے ایک جملہ ہے خلق الانسان من علق. آپ مجھے بتائیے یہ جو خلقہ ہے, یہ پہلے یہ بتائیے یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ؟ جلال صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی صاحب, جی صاحب. آپ مجھے بتائیے یہ جملہ جو آپ کے سامنے ہے جملہ فعلیہ ہے یا جملہ اسمیہ؟ بہن نے جواب دے دیا ماشاءاللہ. جملہ فعلیہ. یہ جملہ فعلیہ. دیکھیے زیادہ سوچنا نہیں ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو فعل سے شروع ہو.
اور یہاں پر ہم نے پڑھا کہ خلقہ جو ہے یہ اصل میں خا لام قاف، اور جب کہ ہم نے اس کو وزن پہ ڈالا فعلہ کے وزن پہ، یہ بن گیا خلقہ. ٹھیک ہے، تو خلقہ ایک فعل ہے اور فعل سے جملہ شروع ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے آپ کلیئر کر دیجئے یہ جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے، اب اس جملہ فعلیہ میں بتائیے خلقہ کیا ہے؟ یہ فعل، فاعل، مفعول، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ خلقہ تو فعل ہے نا؟ فعل ہے، صحیح ہے. اب دیکھیے فعل جب ہوگا، آپ یاد رکھیے گا، فعل جب ہوتا ہے تو فعل کے اندر یا فاعل بھی ہوگا یا فاعل باہر ہوگا. ٹھیک ہے، اگر خلقہ صرف خلقہ ہوگا، اس کے بعد آپ کوئی ایسا اسم نہیں دیکھیں گے جو حالت نصب میں ہوگا، تو یاد رکھنا چاہیے اس وقت فاعل جو ہے فعل کے اندر ہے. اگر صرف خلقہ ہوگا تو آپ یاد رکھیے گا اس نے پیدا کیا، تو جس نے پیدا کیا تو اس کے اندر وہ موجود ہے. آپ دیکھیں خلقہ، اس نے پیدا کیا. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں الانسانہ، یہ انسانہ جو ہے نا یہ والا اسم، یہ کس حالت میں؟ حالت رفع، نصب یا جر میں؟ حالت نصب میں. حالت نصب میں. بہت اچھا. اب یہ حالت نصب میں ہے تو مجھے بتائیے اس میں کیا ہے؟ یہ کون سا جملہ فعلیہ کا کون سا حصہ ہوگا؟ ابھی تک ہم نے پڑھا جملہ فعلیہ کے 3 حصے ہیں، فعل، فاعل، مفعول. فاعل ہوتا ہے، انسان فاعل ہو جاتا. فاعل کہاں سے ہو گیا؟ کیونکہ فاعل جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے. مفعول صحیح. ماشاء اللہ. خلق الانسان، اس نے بنایا انسان کو. دیکھیں اس نے بنایا، اللہ نے بنایا، وہ اس کے اندر خلق کے اندر موجود ہے نا، تو فعل اور فاعل دونوں موجود ہے خلقہ میں. ٹھیک ہے، اور جو اس کے بعد انسانہ ہے، چونکہ یہ کیسے پتا چلا کہ انسان مفعول ہے جس پہ کام ہو چکا ہے؟ یہ اس سے پتا چلا کہ انسانہ جو ہے یہ حالت نصب میں. اس نے پیدا کیا، یعنی اللہ نے پیدا کیا، تو کام کرنے والا اللہ ہے، تو فاعل جو ہے وہ اللہ ہے، وہ خلقہ میں موجود ہے. اور انسانہ کس کو پیدا کیا؟ انسان کو، تو یہ مفعول ہے جس کو پیدا کیا من علقن، چپکنے والے مادے سے، سورہ علق. اسی طرح ایک اور ہمارے پاس ہے را، کیف اور با. را، کیف، با، یہ 3 ہمارے پاس مادے کے حروف ہیں. ان کو فاعلہ کے وزن پہ ڈالیے تو یہ بنے گا رکیبہ، رکیبہ. ٹھیک ہے، ترجمہ وہ سوار ہوا، وہ سوار ہوا. سورہ کہف آیت نمبر 71، رکیبہ فی السفینۃ، وہ دونوں سوار ہو گئے. رکیبہ، رکیبہ، سمجھ رہے بات؟ رکیبہ، یہ ہمارے پاس کون سا سیگا ہے جو ہم نے 14 سے یہ پڑھے نا؟ 14 سے یہ پڑھے، یہ دوسرا سیگا ہے، سیکنڈ والا ہے نا. ویری گڈ. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں یہ تثنیہ مذکر غائب کا سیگا ہے، رکیبہ. ٹھیک ہے. اچھا، رکیبہ جب شامل ہو گیا تو اس میں فعل اور فاعل اسی کے اندر موجود ہے. یاد رکھنا چاہیے ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں جلدی سے، وہ یہ کہ آپ اگر پہلا نمبر اور چوتھا نمبر دیکھیں گے نا، پہلے اور چوتھے میں صرف آپ چیک کیجئے گا کہ فاعل باہر ہے یا اندر ہے. باقی جتنے بھی سیگے ہیں دوسرے سے لے کے آخر تک، اس میں آپ چیک نہ کیجئے گا کیونکہ اس میں فاعل موجود ہوتا ہے اندر. ٹھیک ہے.